ओके, गुड मॉर्निंग। आ गई पीडीएफ सबके पास? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नेम डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो, सबसे पहले डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस पर आएंगे अपन। देखो, डीआई आपको अलग अलग तरीके से दे रखा होता है। डेटा का मतलब हम समझते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके की डेटा दे रखे होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। कहने का मतलब ये, जैसे सपोज करो हमें ये दे दिया कि एक शहर है, उस शहर में अलग अलग क्लास डिफाइंड है। जैसे कि क्लास ए के अंदर 10 साल तक के बच्चे रहते होंगे, क्लास बी के अंदर 10 से 20 साल तक के बच्चे रहते होंगे, और क्लास सी के अंदर 20 से 30 साल तक के बच्चे रहते होंगे। इस तरीके से हमें अलग अलग क्लास डिफाइंड होती है। ठीक है, और इन सब क्लास को डिफाइन करने के बाद हम एक डेटा को ऑब्जर्व करते हैं और अलग अलग एक डेटा बनाते हैं, और उस डेटा पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम टोटल एवरेज कितना है, कितने एज का एवरेज हो सकता है। तो हम इन तरीके से डेटाओं को लेकर हम सॉल्व करने की प्रोसेस को डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सपोज करते हैं, सपोज करो अलग अलग चीज डेटा आता कैसे, तो डेटा अलग अलग कैटेगरी से आ जाता है। जैसे हमारे पास कुछ इस तरीके से एक चार्ट दे रखा होता है, और इस चार्ट में हमें अलग परसेंटेज दे दिए कि ए नाम का व्यक्ति है, 70% डाटा हो गया, बी 30% हो गया, सी 20% और डी 50%। कुछ इस तरीके से एक डेटा दे देते हैं। आपसे कह देंगे एक शहर है और एक शहर की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है। आपसे बोल देगा कि ए के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, बी के अंदर कितनी है। तो ये जो भी ये चार्ट होता है, इस तरीके के चार्ट को हम कहते हैं पाई चार्ट। जितने भी आपके सर्कल वाले चार्ट होते हैं, इनको पाई चार्ट कहते हैं। एक टेबल के फॉर्म में चार्ट बना हुआ होता है, इसे हम टेबल चार्ट कहते हैं। टेबल के बाद आपका एक बार ग्राफ चार्ट होता है, जिसके अंदर बार ग्राफ बने हुए होते हैं। इस तरीके से आपके जो ग्राफ बने हुए होते हैं, ये आपका बार ग्राफ चार्ट होते हैं। एक आपका चार्ट होता है
कुछ इस तरीके से रहता है जिसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशंस होते हैं और अलग अलग तरीके से हमें चार्ट दिए गए होते हैं और इन पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपकी पीडीएफ में क्या दे रखा है। सबसे पहला अगर अपन क्वेश्चन पर जाते हैं, नाउ रिप्रेजेंटिंग द सेम डाटा थ्रू अ सर्टेन ग्राफ वी सी दैट इट इज इजी टू इंटरप्रेट। आपको सबसे पहले दे रखा है परफॉर्मेंस ऑफ अ शेयर, लाइन ग्राफ दे रखा है आपको सबसे पहले। अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको क्या दे रखा है, एक लाइन ग्राफ दे रखा है। ठीक है, लाइन ग्राफ में आपको क्या दर्शाया गया है, इस चीज को समझते हैं तो आपको इसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें दे रखी हैं आपको, जैसे कि प्राइस दे रखे हैं आपको और प्राइस के साथ साथ डेट दे रखी है। ठीक है, ये इसने जो आपको एक चार्ट दिया है, इस चार्ट में आपको क्या बता रहा है, वो शेयर्स के प्राइस बता रहा है कि इस तारीख को इस कंपनी का शेयर का प्राइस इतना था। ये दे रखा है आपको पहले वाले में। ठीक है, इस पहले वाली चीज में आपसे क्वेश्चन ने कह रखा है कि आपको प्राइस ऑफ शेयर्स दे रखे, हमने अलग अलग जो भी शेयर्स हैं उनकी कीमतें हमें दे रखी। पहली कीमत दे रखी 225 से स्टार्ट है, 230 से लेकर 265 तक की कीमत दे रखी। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का डेटा आपको दे रखा है कि 2 तारीख को शेयर की प्राइस क्या रही होगी, 3 को क्या रही होगी, 4 को क्या रही होगी, इस तरीके से हमें डेटा दे रखा है। अगर अपन पहले की बात करते हैं तो 2 तारीख को जो डेटा दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से 250 रुपए पे दे रखा है। सेकंड आप बात करोगे कि 3 तारीख को जो डेटा दे रखा है, तो 3 तारीख को जो डेटा आपका दे रखा है तो 255 रुपए पे दे रखा है 255 पर। ऐसे ही हम 4 तारीख की बात करेंगे तो 4 तारीख को डेटा 230, 5 तारीख को डेटा है 253, मतलब कुछ समथिंग इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 253। 6 तारीख को 22, 5 तारीख को 253, 6 तारीख को 22.7, 234, ये जो आपका ग्राफ है, इस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, जो भी आपका इंडिकेशन है जो आपको अलग अलग तरीके से बताता है, तो इस तरीके का जो भी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो लाइन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब फिर आपको इसके नीचे दे रखा है बार ग्राफ, अलग अलग कैपिटल्स बता रखी है, नेशनल हेल्थ और टोटल नेशनल हेल्थ के एक्सपेंडिचर की। ठीक है, फिर आपको उसके बाद फैमिली एक्सपेंडिचर, मतलब एक जो गोल सर्कल में दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, पाई चार्ट दे रखे हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, अभी हम जो बात करें तीनों इंट्रोडक्शन है। फिर अलग अलग आपको एग्जाम का वेटेज बता रखा है कि डिफरेंट एग्जाम में वेटेज क्या होता है डीआई का। इससे नीचे आ जाओ, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज इन ऑफन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो अपन फॉर्मूले में बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज समझना, एक डीआई के अंदर सबसे पहले आपको परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम
क्वेश्चंस जो उठते हैं या तो पाई चार्ट से आते हैं या आपके परसेंटेज के रिलेशन से आते हैं। परसेंटेज का रिलेशन मतलब कि आपको ओवरऑल एक शहर दे देंगे या कुछ भी पॉपुलेशन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इस शहर में इस पार्ट में कितनी जनसंख्या हो सकती है और कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो उसी प्रतिशत को निकालने के लिए इसने एक चेंज दे रखा है जिसमें उसने कहा है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। आप अगर एक छोटी सी बात को समझोगे तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये सपोज करो आपके टोटल मार्क्स आए 400 मार्क्स आए हैं और जो टोटल पेपर था वो कितने नंबर का था, 600 नंबर का, और आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपके परसेंटेज कैलकुलेट करो आप, तो आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके टोटल कितने आ गए 400 और कितने में से आए, तो अगर 600 में से आए हैं तो सब आप क्या करते हो, जो टोटल पार्ट होता है उस टोटल पार्ट को आप कहां लिखते हैं, और जो चीज निकालनी होती है आपको उसको आप कहां पर लिख देते हैं, ऊपर की साइड। तो हमेशा परसेंटेज में आप एक चीज याद रखना कि जो भी टोटल और एक्चुअल नंबर होता है, कुल प्रतिशत या एक्चुअल होती वैल्यू होती है, वो हमेशा कहां आती है, नीचे आती है। जैसे 600 और 400 आपसे कहा कोई 50 रुपए की चीज आपने 40 रुपए में बेच दी, 50 की चीज आपने 40 में बेच दी और आपसे कह रहा है कि इसका परसेंटेज फाइंड आउट करो कि कितने परसेंट का उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो आप बोलोगे 50 की चीज कितने में बेच रहा है, 40 में बेच रहा है, मतलब कितने रुपए कमा रहा है वो, 10 रुपए कमा रहा है अभी भी। अब 10 रुपए उसने जो कमाए वो किस पर कमाए हैं, तो हमने कहा कि ये ओरिजिनल वैल्यू थी, उसने इतने में बेच दी, मतलब हम इसको कह सकते हैं ये क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होगी सेलिंग प्राइस। 50 की चीज 40 में बिकी, 10 का क्या आ गया डिफरेंस, मतलब इतने रुपए कमाए। तो 10 रुपए किस पर कमाए उसने, एक्चुअल वैल्यू पर, तो 10/50 मल्टीप्लाई बाय आप 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो यही चीज आपका पहला फॉर्मूला कह रहा है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कहने का मतलब ही ये होता है कि जो परसेंटेज होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीजों को देखकर ही निकाला जाता है। X% ऑफ Y का X प्रतिशत कितना होगा, तो जब भी किस चीज से वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज पर आते हैं, क्या बोल रहा है नीचे, परसेंटेज डिक्रीज कितना कम हुआ है, तो हमने भी यहीं पर ही देखा 50 से 40 था, कितना कम हुआ 10 कम हुआ। तो आपने क्या लिखा है, जो भी डिफरेंस है जितना कम हुआ है उसको लिखा और एक्चुअल नंबर को लिखा है। तो यहां पर भी क्या लिखा है, डिक्रीज अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी आपका जितना भी कम ज्यादा हुआ है पुराना जो मान है उसमें इंटू 100। परसेंटेज जब भी हमें लगाना होता है हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, हमें जब भी हटाना होता है हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज और गेन पीरियड कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना कम या ज्यादा हो रहा है। तो ये तीसरा कंसेप्ट, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जो आपने बेचा है और जो पहली वैल्यू है उन दोनों में जो अंतर आया है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। हमेशा जो पुराना ही मान होता है, जो मेन एक्चुअल वैल्यू होती है, उसी को हम अपॉन में रखते हैं। ठीक है, इंक्रीज और गिवन पीरियड, फिर आपका एवरेज दे रखा है। एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीआई में। एवरेज क्या होता है, तो एवरेज का मतलब आप सब जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी कुल मान हैं उन सब का योग, सारे के सारे कुल मानों का योग, और उसको हम भाग कितने कर देंगे, जितनी भी संख्या हमें वहां पर दे रखी है हम उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। यही हमारा एवरेज होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात क्लियर इतनी सी। अब इसने पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका लाइन ग्राफ। अब इस लाइन ग्राफ को पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चनों को देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है द शेयर प्राइस ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ 4 शेयर। अलग अलग 4 कंपनियां दे दी क्वेश्चन में, 4 कंपनियों के नाम दे दिए। पहली कंपनी का नाम है शेयर ए, शेयर बी, शेयर सी, शेयर डी। एंड एट द बीएससी, बीएससी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर शेयर मार्केट लिस्टेड होते हैं, एनएससी और बीएससी। इन द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर, पहले साल के 5 महीने का डेटा इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। आपको साइड में निशान दे रखे हैं। पहला निशान क्या दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से, तो ये कंपनी नंबर ए की बात कर रहा होगा। दूसरा निशान कुछ इस तरीके से, तो कंपनी नंबर बी की बात कर रहा है। तीसरा आपको स्टार के फॉर्म में दे रखा है सी, और एक सिंगल लाइन कंपनी नंबर डी।
4 लाइन दिख रही है आपको पहले ग्राफ के अंदर, और चारों लाइन क्या कह रही है, 4 कंपनी के बारे में बात कर रही है। लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी। बात क्लियर? और आपको यहां पर 20 से लेकर 180 तक कीमत दे रखी है प्राइस की। यहां तक किसी को भी क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट है? क्लियर है? पहला क्वेश्चन रीड करिए, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ शेयर ए ओवर द टाइम पीरियड। जितना भी समय वहां पर उसने आपको दे रखा है, उन सभी की औसत वैल्यू निकालनी है। वो भी आपको किसकी निकालनी? शेयर ए की निकालनी है। तो शेयर ए कौन सा है? सबसे पहले आप देख लो, डॉट वाला, सिंगल लाइन और डॉट जारी, वो कौन सा है आपका? शेयर ए। शेयर ए की सारी वैल्यू काउंट करोगे, कैसे करोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितने भी कुल मान है वो निकालना है, डिवाइड करना है आपको। ठीक है, करो इसको सॉल्व। कितना है? 142। जनवरी में शेयर ए की कीमत कितनी है? 140 और 160 के बीच में। आप देखो जनवरी 140 और 160 के बीच में जनवरी का शेयर है। शेयर ए कौन सा है? सबसे ऊपर टॉप पे जो दे रखा है आपको, शेयर ए वाली लाइन है। फरवरी में कितना है? 140 से 160 कितना है? 140। तो जनवरी में 150 रुपए, फरवरी में कितना हो गया? 140 रुपए, और मार्च में 120, अप्रैल में 160, मई में 100। बात समझ में आई? किसी को डाउट इतनी सी बात में? इन सबको टोटल कर लो, जोड़ दो इन सबको, कितना आया? 710। और जनवरी फरवरी से मई के कितने महीने हो गए? तो 710 को किससे डिवाइड कर दो? 5 से। क्या आंसर आया? 140। ये पहला आंसर। किसी को भी दिक्कत इतने से क्वेश्चन में? देखो इस तरीके से जो लाइन दे रखी है, ये वाली जो लाइन है, ये शेयर ए की लाइन है। ठीक है, आपको सिर्फ पॉइंट देखने, बिंदु देखनी है। तो जनवरी में ये बिंदु किस प्राइस के सामने, आपको ये देखना है। ठीक है, तो आप अगर इस पहले वाले डेटा को देख रहे हैं, तो जनवरी में जो ये पहली वाली बिंदु है, ये 140 और 160 के बीच में है। तो 160 के बीच में का मतलब ही ये हो गया कि जनवरी में उस शेयर की जो कीमत थी वो कितनी थी? 150 रुपए। ऐसे ही आप आगे लाइन पर देखेंगे तो फरवरी में 140 पर वो कीमत आएगी। आई बात समझ में? मार्च में वो कीमत आ रही है आपकी 130, अप्रैल में 160 और मई में 150। टोटल आपने करा 700 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ शेयर बी ओवर द टाइम पीरियड। शेयर बी कौन सा है आपका? नीचे लाइन लाइन दे रखी और डॉट दे रखे। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है, कुछ इस तरीके से जो लाइन दे रखी है आपको, ये वाली जो लाइन है शेयर बी की लाइन है, सबसे लास्ट वाली। पहली वाली शेयर ए की है, दूसरी वाली शेयर बी की है, सेकंड वाली शेयर सी की है, और फिर शेयर डी की। ये 4 शेयर दे रखे।
अब आप पहचानो जनवरी में पहले वाले का प्राइस कितना है, 20 और 40 के बीच में दे रखा है आपको, सॉरी 40 ही है, तो पहले वाला कितना आ गया 40। फरवरी में कितना है 60 है, 50 है 60। मार्च में 20। अप्रैल में 2019 बराबर ही दिख रहा है 20। और मई में ये आपके टोटल किसके आ गए, शेयर बी के आ गए। आप काउंट कर लो 100 और 100 200, और 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब डिवाइड करोगे कितना एवरेज आ जाएगा 40। ये एवरेज आ गया किसका, शेयर बी का। ऐसे शेयर सी पर चले जाओ, उसमें भी एवरेज पूछ रहा है, और शेयर डी में क्या पूछ रहा है वो अपन निकालते हैं अपन, सॉरी फोर्थ वाले का अपन निकालते हैं। सी का आंसर बताओ किसका आया, सी का। सबका 108 है। मन में संकोच कोई मत रखना, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ ले जाना। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो बैठे बिठाए नंबर देता है। किसका, डी वाले का चेक करते हैं अपन क्या है। हाँ 100% आ रहा है बराबर। पहले का 142, दूसरे वाले का 40, तीसरे का 108, ठीक है। और फोर्थ वाले का 100% आ रहा है। फोर्थ वाला समझते हैं अपन, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, समझ में आया किसी को फोर्थ वाला। व्हाट परसेंट इज द शेयर प्राइस ऑफ डी इन मार्च, ठीक है। यही कह रहा है कि मार्च के अंदर शेयर प्राइस जो डी है उसका क्या प्राइस होगा, कितना परसेंट होगा। तो डी में सबसे पहले अपन प्राइस चेक करते हैं मार्च का। तो मार्च में कितना है डी वाले का, कौन सी लाइन है डी वाले की, थर्ड वाली लाइन है। और मार्च में कितना दे रखा है आपको, वो डॉट देखो, डॉट कहां पर है वो, अस्सी से ऊपर है थोड़ा सा ही। उसमें देखो क्या होता है, जब 80 से 100 दे रखे हो ना, तो 81, 82, 83 अजम्पशन मत लेना, राउंड फिगर में अजम्पशन लेना। 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। अगर सपोज करो ये ऐसा लिखा होता है 80 और 90, तो हम 80 और 90 के बीच में 85 को लेते हैं। जब भी वैल्यू अजम्पशन करनी है तो राउंड फिगर में करना है, 81, 82, 83 मत करना। तो इस प्राइस को भी 90 मानो, ये 80 के ऊपर ही जाएगा ये। अब आपसे परसेंट पूछ रहा है, शेयर प्राइस ऑफ डी, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन पीरियड। अब डी की एवरेज वैल्यू निकालो कितनी है, डी की एवरेज वैल्यू निकालो। 90 और 80 का अंतर, 80 किसका आया, एवरेज आ गया। और डी की वैल्यू कितनी आई मार्च में, मार्च में 80, और इसमें भी एवरेज भी 80 आया। अब परसेंट पूछ रहा है कितना परसेंट होगा ये, तो 80 का 80 कितना परसेंट होगा, सेम ही वैल्यू आ गई ना। 80 का 80 कितना परसेंट हो गया, 80 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 80 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 80 से 80 काट दो, आ गया 100। देखो समझना है इस वाले क्वेश्चन को,
कोई बात नहीं, अभी चौथा ही क्वेश्चन है। देखो ये डी दे रखा है, शेयर डी। शेयर डी में मार्च की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और मार्च की वैल्यू कुछ इस तरीके से लाइन चल रही है, और यहां प्राइस आ रहा है 80 और ऊपर प्राइस आ रहा है 100, ऐसा ही कुछ प्राइस आ रहा है मार्च में। तो डी वाली जो लाइन है, तीसरी वाली लाइन है डी की, ठीक है, पहली दूसरी छोड़ दो, तीसरी लाइन डी की है। तो तीसरी जो लाइन है वो मार्च के अंदर कितना शो कर रही है, तो हमने कहा मार्च में जो शो कर रही है शेयर डी का प्राइस वो कितना है, 80 शो कर रही है। तो ये पहली चौथे क्वेश्चन की 4 शब्दों का मतलब है। आगे वो बोल रहा है कि जो भी शेयर डी है, इस शेयर डी का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें सारे नंबर ढूंढने पड़ेंगे। सारे नंबर ढूंढेंगे अपन। पहली वैल्यू क्या आ गई आपकी, जनवरी की। जनवरी में क्या आया, 90। फेब में, मार्च में 80, अप्रैल में, मई, ये आ गया टोटल। टोटल कर लो, अब इसका कितना हो गया, 0, 9 9 18, 8 और 8 16, कितना आ गया, 400 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, मतलब ओवरऑल एवरेज कितना आया, और डी का प्राइस भी कितना था, इसका परसेंट पूछ रहा है आपसे। तो 80 डिवाइडेड बाय 80% निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आया, 100%। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर प्राइस ऑफ डी इन अप्रैल एंड द मई। ये तो बहुत आसान है, अप्रैल और मई का अंतर बताना है। अप्रैल में कितना आया है, तो ये रहा ना अपना जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यही तो है पांचों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ डी, डी पूछ रहा है ना, और ये भी तो डी था। 60 और 80 का डिफरेंस पूछ रहा है, 20 आंसर आएगा। आया नहीं आया समझ में, यही ना। शेयर डी तो लिखा है भी अपन ने यहां पर, शेयर डी का आपसे बोल रहा है अप्रैल में कितना है, तो शेयर डी अप्रैल में कितना है 60, और मई में कितना है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है बस। इन दोनों का अंतर कितना आया, 20। कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन समझ में आया अच्छी तरीके से, कोई डाउट है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है, मतलब इतने वेलोसिटी मतलब खसकना आगे, इतने टाइम में मूवमेंट लेना है कुछ भी। आपको अलग अलग 3 चीज दे दी है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 अलग अलग पार्टिकल्स दे दिए हैं, जिसमें उसने नाम दिया है अर्धवार्क, बुलवार्क और क्रैक। 3 चीज हैं, और तीनों की आपको चलने की स्पीड दे दी है। आपसे बोल रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अर्धवार्क पार्टिकल फॉर द एंटायर टाइम पीरियड इज। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जो अर्धवार्क पार्टिकल है उसका मूवमेंट की वेलोसिटी बतानी है आपको। तो नीचे दे रखा है आपको ए वाला। ए वाला कौन सा है आपका, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है पूरे का। कैसे निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालोगे, पूरे की निकालना है आपको। करो कोशिश, परसेंटेज।
किसका? ए वाले का निकालना पड़ेगा। द परसेंट इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंटायर टाइम पीरियड इज, एंटायर टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 सेकेंड। बिना एवरेज क्या आ जाएगा? 6 सेकेंड। आंसर फर्स्ट वाले का नहीं, 550 नहीं आएगा, परसेंटेज निकालना है। 16.66 बराबर। इन सबको प्लस करा क्या टोटल करके? टोटल करा कितना आया? 6 6 6 3 18, 18 और फिर 38, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? 6.66, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या आ रहा है डिवाइड करने में? 6.33 आएगा ना? 33 आ रहा है ना? ठीक है, ये तो एवरेज हो गया आपका, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालना है। तो ये आपने अभी क्या निकाला इसके अंदर? एवरेज वैल्यू निकाली है। परसेंटेज के लिए टोटल वैल्यू चाहिए, क्या करोगे बोलो? 6 माइनस 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 6 बराबर। डायरेक्ट दे रखा ना आपने, करते हैं उससे ही करेंगे। देखो आपको इस क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, ठीक है, और अलग अलग वैल्यू दे रखी है। आप सबसे पहली वाली वैल्यू क्या दे रखी है? पहले वाला क्या है? 6, फिर उसके बाद फिर ये हो गई आपकी इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत में। और ये वाली क्या हो गई आपकी? फाइनल। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछो। अभी हमने थोड़ी देर पहले परसेंटेज में एक चीज देखी थी कि जब भी हमको परसेंटेज निकालना स्टार्टिंग और एंड का, तो हम क्या करते हैं? फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 7 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 1। और अपॉन में किसको रखते हैं? जिससे शुरुआत होती है। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 क्या निकालना है आपको? मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना हो जाएगा? 16.66%। 16/2/3। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से समझ लेते। आपको परसेंटेज का मतलब पता है क्या लिखा है? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी आपसे ओवरऑल परसेंटेज पूछा जाए किसी भी एक लाइन का, तो अंत में से शुरुआत वाले मान को माइनस कर दो और डिवाइड में किसको रखो? इनिशियल वाले को, जिससे अपन ने स्टार्टिंग करी है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि हमेशा एक्चुअल वैल्यू नीचे आती है। तो आपने क्या करा? 7 में से 6 माइनस कर दिया, कितना आया? 1। और 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 16.66 या 16/2/3, जो भी ऑप्शन में दे दे। यहां तक किसी को डाउट है? समझ में आई? अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, एवरेज ही पूछा है उसमें। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए एंटायर पीरियड इज, ए वाले की एवरेज वेलोसिटी निकालनी, अभी आप लोगों ने निकाली 6.33 निकाली ना अभी एवरेज वेलोसिटी उस वाले क्वेश्चन को करने के लिए। इन सबको ऐड कर दिया, 6 और 6 12, 6 18, 8 और 5 7 38, 38 डिवाइडेड बाय 6, यही करा ना अभी आप लोगों ने। आ गई ना 6.33। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी ऑफ द एंटायर पीरियड इज, बी की निकालनी भैया। बी वाला कौन सा है? तो ये चांद सितारे जो बने हुए हैं उस पे, ट्रायंगल। एट्थ वाला भी हो जाएगा, 9th वाला भी हो जाएगा, दोनों का आंसर निकाल। एट्थ वाले का टोटल कितना है? 30। 30 डिवाइडेड बाय 6 5 कितना है? एट्थ वाले का टोटल कितना है? 30 आया ना? 20 20 डिवाइडेड बाय 6 है ना? तो 6 3 जा 18, 3.2
3.3। और नाइन्थ वाले का, नाइन्थ वाले का एवरेज ये आया, सेम आ रहा है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? 3.3, सेम ही आ रहा है दोनों का। इसका भी ये, किसी का नहीं आया वो आंसर? नहीं आया? कौन सा? 8th वाला आ गया कि कौन सा नहीं आया? 7th 8th में से कौन सा नहीं आया? 8th वाला ना, ठीक है। देखो 8th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी फॉर द एंटायर पीरियड इज, तो बी वाला पहले देखो, बी कौन सा है? तो बी जिस पे स्टार बना हुआ है वो बी है, ठीक है। स्टार बना हुआ बी है, तो सबसे पहले वाले का टाइम ले लो आप। कितना आ रहा है पहले वाले का टाइम? 0। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि ऐसी कुछ लाइन बनी हुई है, यहां 0 लिखा हुआ है, यहां 1 लिखा हुआ है, और 1 पर यहां ट्राइंगल है। तो ये आपका क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। आपको क्या निकालनी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन से नंबर पर है? ये 0 नंबर पर है। तो पहला क्या आ गया? 0। 0 के बाद अब आपका अगला नंबर कौन सा आ रहा है? ऊपर आप बढ़ेंगे, ट्राइंगल देखेंगे तो कौन से नंबर पे? वो 2 पे। 2 के बाद 4, 4 के बाद 4 के बाद फिर 4, और लास्ट में 6। क्लियर? 6 और 4 10, और 10 और 10 20। 20 को किससे डिवाइड करेंगे? तो टोटल लेना, ये 0 की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ओवरऑल लेंगे ना, तो 20 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18.2 बचेगा, फिर 0 देंगे तो 3.3। आया समझ में? डिवाइडेड बाय 6 क्यों करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपको वहां पर दे रखे हैं हम सबको काउंट करेंगे, तो काउंटिंग करने पर कितना आ रहे? 6 आ रहे हैं टोटल नंबर, इसलिए 20 डिवाइडेड बाय 6। 5 नहीं आएगा, 6 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद 5 लिया, ऐसा? ट्राइंगल देखो ना कहां आ रहा है? ये 5 के ऊपर है, वो 5 के ऊपर है वो, तो अपने को पॉइंट में नहीं लेना है, 5.1 कुछ नहीं लेना है, 5 के ऊपर सीधे 6 ले लेंगे अपन। आया समझ में? 5 के ऊपर है मतलब सीधे 6 काउंट करेंगे, क्योंकि 5 के बाद अगला नंबर ही 6 दे रखा है, तो पॉइंट में लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 5 की जगह यहां 50 होता और ऊपर 60 होता तब अपन 55 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन 9th वाला हो गया सबका। 9th वाले में कोई डाउट? चलो टेबल, ये अभी जो हमने पढ़ा लाइन फॉर्मेशन था, सेकंड जो बनी हुई अब आपके सामने वो टेबल फॉर्मेशन है, ठीक है। अब टेबल में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लो आप। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर है? जितनी ली गई है। देखो एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ माल तैयार हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्शन हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट कुछ बन रहे हैं। उसने दे रखा है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जितना माल लिया है कंपनी ने और जितना रिजेक्ट करा है, दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बन जाता है। एक्सपेक्टेड प्लस रिजेक्टेड, एक्सपेक्टेड प्लस रिजेक्टेड, दोनों जो लिया है जो दिया है वो आपका किसके बराबर है? प्रोडक्शन के बराबर है। क्या दे रखा है? मशीन्स दे रखी है, मशीन के नंबर 1 2 3 4। प्रोडक्शन एक्सेप्टेड यूनिट, जितना एक्सेप्ट करा हुआ है उनकी यूनिट दे रखी है। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन रिजेक्टेड, कितना परसेंट रिजेक्ट हुआ है प्रोडक्शन, मतलब माल जितना खराब हुआ है वो भी आपको दे रखा है। फिर बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन क्या है, दोनों को जोड़ दो, और प्रोडक्शन रिजेक्टेड यूनिट क्या है वो हम परसेंटेज से निकाल लेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? तो पहला बोल रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मशीन 3 इज, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन मशीन नंबर 3 में कितना हुआ है आप बताओ। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ ये पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, कितना हो गया? 600 ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा वाला, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं अपन, टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर है? जितने एक्सेप्ट करा उतने रिजेक्ट करा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन के बराबर आएगा, ठीक है।
आपको रिजेक्टेड का प्रोडक्शन कितना दे रखा है 20%, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो 20% की, ठीक है। हाँ, या तो ऐसे कर लो या आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो 20% की। कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन रिजेक्टेड, हम मान लो एक काम करो, आप टोटल प्रोडक्शन को मान लो 100x, ठीक है। फिर टोटल प्रोडक्शन कितना है 100x। टोटल प्रोडक्शन अगर 100x है तो पहली वाला देखना है, मशीन नंबर 1 में ही देखना आप। मशीन नंबर 1 में एक्सेप्टेड कितना है 400, तो 100x इज इक्वल टू 400 प्लस रिजेक्टेड कितना है, अगर 100x में से 20x रिजेक्ट हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है 20x, तो आप इसको लिख लो 400 प्लस 20x। तो देखो समझो पहले इसको, हम पहले टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में टोटल प्रोडक्शन है कितना। आपको एक फॉर्मूला दे रखा है ऊपर, फॉर्मूला मतलब एक इक्वेशन दे रखी है, टोटल किसके बराबर है, तो अपन लिख लेते हैं a प्लस, ये दे रखा है आपको, मैं कह रहा हूं इसको मान लेते हैं टोटल प्रोडक्शन कितना है 100x। मशीन नंबर 1 की बात कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है, मशीन नंबर 1 की टोटल 100x है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, एक्सेप्ट कितना करा है पहली यूनिट 400, रिजेक्ट कितना है 20%, तो 100x का 20% मतलब 20 रिजेक्ट हुआ होगा, तो मैं लिख दूं यहां पर कितना रिजेक्ट हुआ है। बात समझ में ही नहीं आई, 20 रिजेक्ट होगा या 80 रिजेक्ट होगा? अरे 100x का 20% कितना कहलाएगा, आप ऐसे लिखोगे 100 का 20% कितना होगा, ऐसे करोगे 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा 20। बस मैं x लेके चल रहा था तो इसलिए मैंने पीछे x लिख दिया, यहां तक कोई डाउट? इस 20x को अपन यहां भेज देते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 80x, सॉरी 80x किसके बराबर 400 के बराबर। कोई दिक्कत? बात समझ में आई यहां तक? अब ये आप इसको सॉल्व करो, ये एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 40/8। 8 की टेबल में 40 आता है कितनी बार, तो 8 1 जा और 8 5 जा। क्लियर? बात समझ में आई? तो टोटल प्रोडक्शन आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना हो गया 500, ये कितना हो जाएगा 400, और 5 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा 100। तो मशीन एक्स में आपके पास पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई? अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है पहले वाले में बोल रहा है द टोटल प्रोडक्शन मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 3 की निकलो, कितना हो गया, तो आप उसको मान लो 100x इज इक्वल टू 438, और 438 के बराबर कितना है 27x। 100 में से 27 माइनस कर दो, 100 में से 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 73, और 73 को डिवाइड कर दो 438 से, सारे ऐसे ही करने हैं आपको, 10 11 12 13 14। पहले वाले का बताओ, पहले वाले का कितना है? पहले वाले का सबका 600 आ गया है, किसी को कोई डाउट है पहले वाले में? क्लियर? ठीक है। अब सेकंड वाले का कितना आया 280 280 280 280, देख लेते हैं। टू 80 सही है 11 वाले का, ठीक है। सॉल्व सबको करना है, ये मत सोचना भैया नहीं कर रहे हो, करना है, आप लोग को नंबर मिलेंगे इसके। हो गया?
कितना है तीसरा? डिफरेंस 165, ठीक है। 13th वाला 2350, 14th वाला 707, ठीक है बराबर। इधर 165, ठीक है। अटक गए क्या? इलेवेंथ वाले का आ गया सबका आंसर 280। 11th के बाद 12 डिफरेंस निकालना है आपको, डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड प्रोडक्शन एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मशीन नंबर 2। सब में यही तरीका है और ऐसे ही निकालना आंसर। करने को हम इसको भी बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, बट ठीक है इतना तो करो। मशीन नंबर 2 में टोटल और उसका डिफरेंस कितना आया? 165। सबका आ गया ये आंसर? तो 13 का 2350 कितना है 13 का? 2350, ठीक है। 14 का 707। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कौन से वाले क्वेश्चन पे अटके हुए हो? 13 वाले पे। द टोटल प्रोडक्शन कंसिडरिंग ऑल द 4 मशीनरीज, टोटल निकालना है अपने को, ठीक है। चारों को निकालना है अलग अलग, जैसे अपन ने पहले वाले का 500 निकाला है, ऐसे ही मशीन नंबर 2 का, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 4 का, उन सबको ऐड करना है। क्या आ रहा है आंसर? पहले वाले का 500 आ गया, सेकंड वाले मशीन का टोटल कितना आया? मशीन नंबर 1 का टोटल प्रोडक्शन 500, मशीन नंबर 2 का टोटल 13th वाले का बोल रहा हूं मैं, 13th वाले का आ गया। 13th वाला भी टोटल कितना आया? प्रोडक्शन आ गया टोटल। पहले वाले का 500, सेकंड का कितना आया? 600। पहले का 500, दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का भी 600 है। नहीं 500 मतलब सेकंड का 550, तीसरे वाले का 600, वो फोर्थ वाले का है 700। ये आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पहले वाले की टोटल प्रोडक्शन कितनी है? ये तो हमने निकाल ही ली है 500। सेकंड वाले की टोटल प्रोडक्शन 550। ये आई या नहीं आई? निकाल लेते हैं इसको।
मशीन नंबर 2 में टोटल $385 प्लस रिजेक्टेड में परसेंटेज कितना है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 30x, है ना, और इसको मान लेते हैं 100x। क्लियर? ये अपन मशीन नंबर कौन सी ले रहे हैं, सेकेंड। तो 100 में से 30 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा ये 70x इज इक्वल टू 385, ऐसे ही हो जाएगा। अब 385 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे अपन, तो 385 डिवाइडेड बाय 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5। क्लियर? टोटल प्रोडक्शन कितनी है 100 में किसका मल्टीप्लाई कर दें अपन, x का, तो 100 में x का करेंगे 100x, तो कितना हो जाएगा ये 550। सेकंड वाली कितनी आ गई 550। थर्ड वाली आप लोगों ने निकाल रखी, कितनी थी 600। फोर्थ वाली कितनी है, थर्ड वाली तो निकाली थी अपन ने पहले क्वेश्चन में ही, है ना 600। और फोर्थ वाली कितनी आई है 420, है ना, तो 60, 420 डिवाइडेड बाय 6 700 आ जाएगी वो, तो 700 है। टोटल कर दो इन सबको, यह आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्लियर? 13 समझ में आया? 14 वाला रिजेक्टेड निकालनी है आपको इसमें, है ना, रिजेक्टेड भी बन जाएगा। पहले वाले का 500 था तो 100 रिजेक्ट हुए थे पहले वाले में, इस वाले में अपन रिजेक्ट कर देते हैं 30, 350, 515, 0, 0, 5, 3, 15, 315, 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पहले वाले में कितनी रिजेक्ट हुई है 100, सेकंड वाले में कितनी रिजेक्ट है 150 कि 180, कितना है 160, 260, 160, 162 सेकंड वाले में। ओके, फर्स्ट वाले में 100, फिर 162, थर्ड वाले में 165, और फोर्थ वाले में सबका ये आ रहा है, टोटल कर लिया 707, ये आ रहा है ना 707, बस ठीक है, ये आंसर है। आ गए 13 और 14 दोनों के आंसर। किसी को डाउट, कोई ऐसा जिसका नहीं आया हो आंसर, तो आगे बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़े। आ गया 14th वाले सबका 707, उधर पीछे 707 आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 707 आ गया तो टेबल वाले का ही सेकंड टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपको। 4 साल दे रखे हैं, टीवी की यूनिट दे रखी है कि इतनी इतनी टीवी, फिर वीसीआर दे रखा है, फ्रिज दे रखा है, तो टोटल ईयर की सेल निकाल सकते हो। आपको ये सारी चीजें दे रखी है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंज्यूमर गुड्स सोल्ड इन 1991, 1991 में टोटल कंज्यूमर सेल कितनी हुई है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 4 और 1 5, 6 7 8, 8,000 से ऊपर ही होगी, तो मतलब कितना आया 15 का आंसर। सेकंड के थर्ड, देखो बात इतनी सी है, डायरेक्ट आप कर लो ना, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 से ऊपर ही आंसर है, डायरेक्ट आंसर है इसका, तो 100 पेन भी नहीं उठाना इसमें। 82,016, 82,016, अरे पेन भी नहीं उठाना, डायरेक्ट दिख रहा है। तो कंज्यूमर सेल पूछ रहा है, प्लस कर दो तीनों को, और करने की जरूरत क्या है उसमें,
4 और 1 ऐड करो, 1 में 3 ऐड करो, ओवरऑल 8 से ऊपर चला ही गया वो। क्वेश्चन नंबर 16, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ VCR इन 1993 ओवर दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। 1992 से 1993 में VCR कितने बढ़े, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना आया? 3145। ये आया डिफरेंस। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो नीचे किसको रखोगे? 16151 या 3006? अपॉन में किसको रखोगे? 3006 को। उसी के कंपैरिजन में पूछ रहा है। जिसके भी कंपैरिजन में परसेंटेज पूछा जाता है हम उसी को नीचे रखते हैं। उसने बोला है पिछले वाले के कंपैरिजन में बताओ, तो सबसे पहले हमने क्या करा? VCR में से 615 में से 3006 को माइनस कर दिया। माइनस करने पर कितना आया? 3145। 3145 डिवाइडेड बाय 3006 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर आ गया। 104 पॉइंट समथिंग आया होगा आंसर। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब 105 आंसर आया। समझ में? नाइनटीन 92 में VCR 306 और 1993 में VCR 6151। ठीक है। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में द परसेंटेज इंक्रीज इन द VCR इन 1993। हाँ दिख रहा है हमें 1993 में बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ा है ये पूछ रहा है आपसे। तो हमने कहा 3006 और 6151 में डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंस कितना आया? तो हमने देखा कि इतने तो VCR उसने ज्यादा बेचे हैं, अब कितने परसेंट बेचे ये देखना है। तो 3145 किसके कंपैरिजन से बात करेंगे? 1992 के कंपैरिजन से, डिवाइडेड बाय 3006 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आएगा 104 पॉइंट समथिंग को ज्यादा आएगा, और इसको हम कंसीडर करेंगे 105%, क्योंकि पॉइंट में आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है। आया समझ में? 104.6 आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, यही आएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन 16 का फर्स्ट। यही आंसर है 105। कोई डाउट? आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टोटल सेल ऑफ फ्रिज एंड दैट ऑफ टीवी ओवर द टाइम पीरियड मेंशन इज। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फ्रिज की टोटल कर लो। तो फ्रिज का टोटल कितना हो जाएगा आपका? 7, 3 और 2 5 और 6 7, ये 8-9 हजार के आसपास चला गया। ठीक है। और टीवी हो गई 4 और 4 5 6 7 8 9 का दोनों का अंतर मिलेगा, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1001 का डिफरेंस आएगा। 12561 आया आंसर। नाइनटीन वाला करना अच्छा क्वेश्चन। 18 वाला आ गया? अच्छा सॉरी 18 वाला। द परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल सेल ऑफ फ्रिज, फ्रिज की टोटल सेल निकाल लो, टू द सेल ऑफ कंज्यूमर गुड फॉर द टाइम पीरियड मेंशन इज। ठीक है। द परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल सेल ऑफ द फ्रिज टू द टोटल सेल। ठीक है। टोटल फ्रिज की सेल कितनी हो गई? 98267 है ना?
ठीक है, जो भी आपने बोला वो। उसके बाद 90 कौन से ईयर में देख रहे हैं अपन? ये ईयर नहीं दे रखा उसने, है ना, ईयर नहीं दे रखा। टोटल फ्रीज को आपने काउंट कर लिया, और टोटल फ्रीज को काउंट करने के बाद आपसे क्या बोल रहा है? टू द टोटल सेल ऑफ द कंज्यूमर गुड्स फॉर द टाइम पीरियड मेंशन इज। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड फॉर द टाइम पीरियड मेंशन इसमें सब जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसने ईयर मेंशन नहीं करा है यहां पर। सारे ऐड कर लो, हाँ, टीवी फ्रीज सब ऐड कर दो, या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है। हिंदी में भी यही है क्या? फोर्टी फोर पॉइंट मतलब 44। सबका टोटल कितना है? सबको टोटल कर लिया, सब जोड़ दिया ना? कितना है? 19। और जितना आपने फ्रिज का टोटल रखा था उसको ऊपर रख दो, इंटू 100, बस यही आंसर है। तो 44 ही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 18 का थर्ड, बराबर 18 का थर्ड है। देखो 18 क्वेश्चन में सारे के सारे जितने भी सेल दे रखी फ्रिज की, पहले सबका टोटल कर लो। फ्रिज का टोटल कितना आया? फ्रिज का बोलो। 860666, बस इतना ही। ये फ्रिज का टोटल आ गया। ये फ्रिज के टोटल के बाद पूरे गांव का टोटल कितना आया? मतलब टीवी का, वीसीआर का, फ्रिज का, सब 4 पॉइंट आ रहा है। चेक करते हैं अपन, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। टोटल कितना है? 19,953,7,5, ये आया टोटल, ये आया टोटल, ये आया। इसको करके देख लेते हैं अपन। 8606 डिवाइडेड बाय 195,375 मल्टीप्लाई बाय 100। 4.4 क्यों दे रहा है? तो आंसर 4.4 दे रहा है ना। और 4.4 इसने, या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा, इसने 44 को 44 लिख रखा है, 4.4 होगा ये। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ही है, वो मिसप्रिंट हो सकता है। 4.4 आ रहा है ना आप लोगों का, कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा क्या? ये नहीं आया किसी का? ये फ्रिज की टोटल है, और ये पूरे गांव की टोटल है, टीवी की, फ्रिज की, और जो भी वीसीआर वो बेच रहा है। तो टोटल फ्रिज कितने हैं ओवरऑल में से पूछ रहा था वो, तो टोटल फ्रिज का परसेंटेज आ रहा है 4.4 आ रहा है कैलकुलेशन में। आप लोग जो कर रहे हो ना 4.4 आएगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल सेल ऑफ द फ्रिज टू द टोटल 44 आ रहा है। $44 आ रहा है और हमारा नहीं आ रहा है। करो करो करो, देखते हैं तुम लोग, करो। आ गया तुम्हारा प्यारा 44 आ रहा है।
ये कैलकुलेशन करने में 44 आ रहा है, तो मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया। 86066 डिवाइडेड बाय 195375 मल्टीप्लाई बाय 100 44.05। अब सही हो गया, सही है, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 19, द सेल ऑफ टीवी फॉर द ईयर 1991 एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ टीवी ओवर द सेम टाइम। पहले 1991 में टीवी कितनी है 42500 और पूरे तीनों साल में कितनी है, तो ये हो जाएगा 4250 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी आई 62 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आया 43%। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया 19 वाला। बात समझ में आ गई, एक लाइन ग्राफ, दूसरा टेबल, तीसरा क्या आप गया आप, ठीक है, लाइन भी हो गई, टेबल भी हो गई, अब अपन आ गए बार पे। ठीक है, बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको 3 अलग अलग कंपनी मेंशन है, सॉरी 4 कंपनी है। शेयर प्राइस दे रहे कि वापिस इन्होंने अलग अलग कंपनी के शेयर ए, शेयर बी, शेयर ई, शेयर डी, और ये कहां पे लिस्टेड है, एनएससी में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्पेसिफाइड मंथ दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारी चीजें दे रखी हैं आपको। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है द एवरेज शेयर प्राइस ऑफ शेयर ए बी सी डी फॉर द मंथ जनवरी इज। जनवरी के अंदर आपको चारों के एवरेज प्राइस बताने क्या है, किसके, ए बी और सी डी के। तो सबसे पहले अपन ए की बात करते हैं जो सबसे टॉप तक गया है। तो शेयर ए कितने का है 150, लिख लो आप 150। फिर शेयर बी कहां तक गया है आपका, तो 40 तक। शेयर बी, अच्छा शेयर बी पूरा रेड वाला है क्या, अच्छा आंसर 100 आ रहा है, आंसर निकालते हैं 1-2 मिनट में, थोड़ा सा बोल लो। शेयर ए कहां तक गया था 150 तक, शेयर बी 40, तो 150 प्लस 40, और शेयर सी 120, शेयर डी 90, सबको जोड़ दो। कितना है ऐड करने पे, कितना आया 400। 400 डिवाइडेड बाय 4, कितने 4 डेटा है, 4 से डिवाइड कर दो। 100 वाले सही हैं भैया, आप जिसका आंसर 100 आया वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द शेयर प्राइस ऑफ ए इज हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ, ये तो दिख ही रहा है अलग से, कहा है मार्च में, अप्रैल में, अप्रैल में ए सबसे ज्यादा था। ठीक है, लॉक कर दो। द शेयर, क्वेश्चन नंबर 22, अरे 21 में दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। द शेयर विच शो द लोएस्ट प्राइस ऑफ द गिवन पीरियड इज, सबसे छोटा शेयर कौन सा है इसमें, ए बी सी डी में सबसे छोटा कौन, बी है ना, बस बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 23, द परसेंट डिक्रीज इन द शेयर ऑफ डी फ्रॉम जनवरी में इज, ये सॉल्व करो भैया। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है आपको, काय में निकालना है, शेयर डी का, और कौन से, जनवरी टू में, जनवरी से मई तक। तो सबसे पहले जनवरी में देख लो कितना हुआ है, जनवरी में शेयर ए 90, नहीं शेयर डी है ना, तो शेयर डी 90, और मई में, और मई में कितना हुआ 11, 1/9 आंसर है क्या इसका, 11% दे तो रखा है उसे, यही आंसर होगा 11%।
11 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या आंसर? 11 1/9 ना, बस 1/9 हटा दो, 11 आंसर। जनवरी से मई डायरेक्ट दे रखा है ना, 90 से 80, 90 से 80 में अंतर कितने का? 10 का, 10/90 1/9, 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9। बस खत्म खेल, करने की जरूरत नहीं, सारे मत लो, जनवरी और मई को ले लो बस। जनवरी में 90, मई में 80, 90 और 80 का अंतर 10, 10 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कट गया, 1/9, 1/9 11 1/9। नहीं आया समझ में? आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, the lowest price of share B expressed as the percentage of the highest price is। शेयर बी का लोएस्ट और हाईएस्ट का परसेंटेज निकालो भैया। शेयर बी का सबसे लोएस्ट कौन सा था? सबसे लोएस्ट था 20 और सबसे हाईएस्ट 60। 20 और 40 का अंतर 40, 40 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 1/2, 50% होना चाहिए। और क्या ये ऑप्शन में बस लॉक कर दो इसी को, इतनी देर कहां लगाते हैं। आ गया 20 और 40, 20 सबसे कम 40 सबसे ज्यादा, 20 और 40 का अंतर 20, 37 आ रहा है, 33 आ रहा है ऑप्शन में। टोटल कितना है? 24 है, 24, 33% दे रखा है, सबसे कम 20 आया। द लोएस्ट, एक सेकंड रुकना, द लोएस्ट प्राइस ऑफ शेयर बी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द हाईएस्ट। नहीं, पहले सबसे कम कितना आया? 20, सबसे ज्यादा इन दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है ना वो, तो 60 और 2 80, नहीं इन दोनों का अपन 60। द लोएस्ट प्राइस ऑफ शेयर बी एज परसेंटेज ऑफ द हाईएस्ट प्राइस 20/60। अरे सुनो, डिफरेंस नहीं निकालना है, माइनस नहीं होगा वो। सबसे छोटा प्राइस क्या है? 20 और सबसे हाईएस्ट क्या है? इन दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है वो, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो 33.33 आएगा आंसर, मतलब इसका आंसर होगा 33। देखो हम जो 50% होता जब वो डिफरेंस पूछता लोएस्ट और हाईएस्ट का, ये गलती नहीं करनी हमको। सबसे कम कितना है? हाईएस्ट कितना है? अगर आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछता तब तो आंसर 50 था। आपसे बोल रहा है कि लोअर और हाईएस्ट में कितना परसेंटेज है, तो लोअर कितना हो गया 20, और किसके कंपैरिजन में पूछ रहा था? हाईएस्ट के कंपैरिजन में, तो डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट दो, ये 2 जाओ, ये 3 जा, कितना आ जाएगा ये 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 1/3, और इसका मतलब होता है 33.33। बस ये आंसर है इसका, ठीक है। डिफरेंस पूछता तो 50 आंसर आता, डिफरेंस नहीं पूछा उसने। नहीं, वो एक्चुअली पहले वाला डिफरेंस था, तो हम फ्लो में वही कर लिया हमने। आया समझ में? अगला वाला आप करो भैया, 25 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑप्शन में नहीं है, आप लोगों का आ रहा है, तो फिर क्यों लोड ले रहे हो सकता है ना ये भी गलती कर सकता है, ये भी किसी इंसान ने बनाई है ना। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, रुको, निर्णय लेने से पहले अपन पढ़ते हैं। आउट ऑफ द वैल्यू फॉर द गिवन ईयर द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज ऑब्जर्व फॉर द ईयर। सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ है? 1988 में ही हुआ है, और इनसे नहीं हो पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से 1989 मत लगाना, 1992 होगा ऑप्शन के हिसाब से। नहीं वो फिर ऑप्शन के हिसाब से तो 1992 बट दिक्कत है ना, आउट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द गिवन ईयर,
द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन इज ऑब्जर्व। देखो क्या होता है, अगर एग्जामिनर पागल है तो 1992 को टिक कर सकता है भैया। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर 1992 और हमारे अकॉर्डिंग जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 1988 है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, देखो ऐसे में क्या होता है, या तो नंबर मिल जाते हैं या नहीं मिलते, दोनों में से एक चीज कुछ भी हो सकती है। तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ले लो, 1992 सबसे हाईएस्ट है इसमें। ठीक है, चारों के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल लो 1992। 26 देखो, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन 1992 एंड 1990। 1992 से 1990 में कितना कम है? 5 ही कम है, बस 5 कम है, तो मतलब 5 टन आंसर आ गया है ना ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 27, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन इन 1988 ओवर द प्रीवियस ईयर इज। 1988 से 1987 का पूछ रहा है आपका फूड ग्रेन का, तो 1988 में कितना है? 35 और 1987 में कितना है? 30। तो आपको क्या निकालना है इसमें? प्रीवियस ईयर से पूछा ना, 35 डिवाइडेड बाय 5 बड़ा नहीं, इंक्रीज पूछ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 30 से 5, 5 लिख दो डिफरेंस अपॉन 30, 1/6, 16 2/3, 17% है ऑप्शन 17 का। देखो 16 हो तो 16, नहीं तो 17, 17% आंसर है। पहले वाला 30 है, सेकंड वाला 35 है, दोनों में अंतर कितने का है? 5 का। 5 का डिफरेंस अपन एक्चुअल कितना है? 30, तो 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। आया नहीं आया? कर लेते, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1987 ये रहा और 1988 ये रहा, ये 30 है और ये कितना है? पिछले साल से कितना बड़ा है? तो आपको दिख रहा है कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। और 5 किस में से बड़ा है? 30 में से, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 500 अपॉन में 3, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 16.66, और 16.66 को हम क्या लिख सकते हैं? 17%। ठीक है, 1/6 का मतलब होता है 16 2/3। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ओवर द गिवन टाइम पीरियड इज, सबको जोड़ दो, 30, 35, 20 है ना। उसके बाद फिर 25 के बाद 15 और 15 के बाद फिर 30, टोटल कितना है? 155। 1 2 3 4 5 6, 155 डिवाइडेड बाय 25.8, तो 26 को लगा दो टिक। 0.5 से ऊपर 26, 0.5 से नीचे 25। अगर 25.4 आंसर होता तो 25 पे टिक कर देते, और 25.8 है तो 26 पे कर दो। है 26 ऑप्शन में? हाँ है। किसी का आया 28? कोई डाउट किसी को 28 में? अरे 28 में डाउट किसी को? नहीं, पीछे 28 में डाउट? क्लियर है? What is the production of food grain in 1991 expressed as the percentage of the production in 1989? 1991 का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना है? 1991 का कितना है? 25, नहीं 15 है ना, तो 15 है। और 1989 का कितना है? 20। तो इसमें क्या करना है? परसेंटेज एक्सप्रेस करना है आपको। कौन सा वाला? हाँ, उस वाले का 26।
29 का कितना आया? 75। और अरे ये डिफरेंस नहीं लेना, डायरेक्ट वो पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। मतलब आपका कितना है 1989 में कितना आया? 1989 में आया 20 और पहले आया 15, तो 15/20 है ना। डिफरेंस नहीं लेना है, 15/20 डायरेक्ट। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, डायरेक्ट आपको प्रतिशत बताना है कि इससे इसके ईयर में कितना होगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 20 डायरेक्ट काट लो। और 3/4 का मतलब ही 75। आया समझ में? कोई डाउट है इसके अंदर? अगला आ जाइए पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या कहता है आपसे? देखो आपको अलग अलग सर्कल दे रखे हैं, अलग अलग सर्कल में अलग अलग परसेंटेज है। फूड में कितना परसेंट कर रहा है? 27, क्लोथ में 14, रेंट 35, मिसलिनियस 5%, लोन पेमेंट 5%, इलेक्ट्रिसिटी 9%, एंटरटेनमेंट 5%। और मेरे ख्याल से इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ो सबसे पहले। 27, 14, 100 आना चाहिए। आ रहा है? 100% की वैल्यू को रख दो 3000 के बराबर। 100% की वैल्यू को रख दो 3000 के बराबर, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर। बस क्वेश्चन अपना बन गया यहीं से। 1% की वैल्यू किसके बराबर? तो आपसे बोला था अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज, तो फूड कितना है? 27 में 30 का मल्टीप्लाई कर दो बस। 7 21 3 6 510 810। हाँ जोड़ लो आपस में। आ गया अगले वाला। अरे पाई चार्ट में सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, जो भी पाई चार्ट होता है वो अपने आप में 100% होता है। करो या मत करो, अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू 30,000 है 3,000 है? 3,000 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 30 के बराबर। पहले वाले में बोल रहा है फूड में निकालो, तो फूड कितना है? 27%। 1% की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 27 की कितनी? तो 27 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 810 रुपये। डायरेक्ट कर लो आप लोग, ठीक है। सेकंड वाले का आ गया। द मनी स्पेंड ऑन द रेंट एंड द एंटरटेनमेंट टुगेदर। रेंट कितना है? 35। एंटरटेनमेंट कितना है? 35 और 5 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 1200 रुपये। बहुत बेहतरीन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय लोन रीपेमेंट इज। एक सर्कल में कितनी डिग्री? एक सर्कल कितने डिग्री का? तो 100% की वैल्यू रखो 360 के बराबर। देखो डिग्री भी निकालना सिखाते हैं अपन। 100% की वैल्यू किसके बराबर? 360 के बराबर। तो 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर? इसको डायरेक्ट लिख लो ना। 1 डिग्री की वैल्यू 3.6% के बराबर। आया समझ में? अब आप निकालो लोन पेमेंट कितना था? 5%। 5 में मल्टीप्लाई करो किसका? आया आंसर 5 या 15 18%। आया समझ में? देखो पाई चार्ट का मतलब क्या होता है? एक सर्कल बनता है पूरा, और एक सर्कल में कितनी डिग्री? 360 डिग्री। 1% में कितनी डिग्री? तो 1% में कितनी डिग्री? 3.6 डिग्री। 1% में आप 100 नीचे भेज दो यहां पर, ठीक है। 1% में आ गई। आपसे क्या पूछा था? लोन रीपेमेंट। लोन रीपेमेंट कितना है? 5%। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय रेंट? रेंट पे 35 है, 35 में मल्टीप्लाई करो 3.6 का 126।
व्हाट इज द एंगल सब्सटेंडेड बाय द सेंटर बाय क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी टेकन टुगेदर? 14 और इलेक्ट्रिसिटी कितनी? 9। 14 और 10 25 और 9 24। क्लोथ क्या है? 14 और 9 23। 83 82.8 83। हाँ 82.8 83 पॉइंट में नहीं दे रखा इसने। पॉइंट में क्वेश्चन नहीं, मतलब अपन डायरेक्ट उसको राउंड फिगर में ले लो। कहां अटक गए? आ गया 34 तक किसी को कोई डाउट? 34 हो गया ना कि नहीं? वहां हो गया 34। इधर किसी को डाउट? 34 क्वेश्चन तक क्लियर है? इस तरफ 34 तक कोई डाउट? पीछे 34 तक कोई डाउट? चलो आगे आ जाओ अगले पाई चार्ट पर 35 पर। इसमें देख रहे आपको 300 रन दे रखे हैं। 100% की वैल्यू 300 के बराबर, 1% की वैल्यू 3 के बराबर। तो गांगुली ने कितने बताया? 90 मल्टीप्लाई बाय 3 57। समझे नहीं समझे? 300 रन दे रखे हैं आपको, एंगल पूछ रहा है। ये दो कैलकुलेशन याद रखना, 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री होता ही होता है। कुछ नहीं करना आपको, एंगल निकालो 36 वाले का। कितना आया? 10%। हाँ 36 3.6 36 बढ़िया। सचिन तेंदुलकर का 35 है। 36 कैसे आया? उसकी वैल्यू देखो ना कितनी है, 10% है ना। 10 में मल्टीप्लाई करो 3.6 का। डिग्री है ना, डिग्री पूछ रहा है ना आप लोगों से। परसेंटेज को डिग्री में कैसे करोगे? यही तो चीज अपन ने लिखी है यहाँ। 1% बराबर 3.6 डिग्री के, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। What are the run made by the Robin Singh and the Ajit Agarkar taken together? तो रोबिन सिंह 8%, 8 3 24, 24 तो रोबिन ने बना लिए और अजीत अगरकर ने कितने बनाए? तो अजीत ने 13 और 3 26 39, दोनों को जोड़ दो कितना आया? रोबिन और किसका? 63। रोबिन सिंह, राहुल द्रविड़ और राजेश चौहान तीनों के परसेंटेज जोड़ के डिग्री निकालनी है। राहुल द्रविड़ के 5% है, राजेश चौहान के 2, 5 और 2 7, और रोबिन सिंह के कितने? 8। हाँ टोटल कौन सा वाला बोल रहे हो? 15 आ गया। हाँ 15 मल्टीप्लाई बाय 3.6 54। हाँ बराबर है। उसके बाद व्हाट आर द टोटल रन मेड बाय द जगवाल, श्रीशांत, वेंकटेश प्रसाद, अजीत अगरकर? भैया 40 तक किसी को कोई डाउट? 75। कौन सा छूट गया? कौन सा आ गया 40 तक? पीछे 40 तक किसी का कोई छूटा हो अभी तक? छोड़ना नहीं भैया कुछ भी हो। नंबर नहीं आए ना तो फिर मेरे से मत कहना। आपसे इसीलिए करवा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो, नहीं तो मैं तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? 40 तक। 39 का आंसर 54। रोबिन सिंह के जोड़ दो, रोबिन सिंह के 8% है ना, राहुल द्रविड़ के 5% और राहुल द्रविड़ के बाद राजेश के, तो राजेश के 2%। 8 7 प्लस 2 15 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मतलब 54। यही है ना। और लास्ट वाले में क्या बोल रहा है? तो नंबर निकालने। श्रीनाथ के 10% मतलब 30 नंबर।
30 रन मतलब श्रीनाथ है ना, ये जगवाल श्रीनाथ, जगवार श्रीनाथ है ना उसमें एक, वेंकटेश प्रसाद, वेंकटेश प्रसाद ने कितने रन बनाए? 2% मतलब 6 रन, तो 30 + 6 36। अजीत अगरकर, अजीत अगरकर कितने परसेंट है? 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39, 36 + 39 तो 15, और ये कितना हो जाएगा? 75, 75। ठीक है, कोई डाउट? ये वाला ही पढ़ लो। कैसलेट, डायरेक्ट दे रखा है आपको इसके अंदर बस। मतलब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, क्वेश्चन दे देते हैं, फिर टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बना के फिर आपको बनाना पड़ेगा। ये ऐसा कह रहा है आपसे, पहले टेबल बनाओ आप, अलग अलग ईयर में इतने % की वैल्यू है, इतने % की वैल्यू है, और कुछ भी नहीं कह रहा है आपसे। ये कैशलेट्स नहीं आते अब, ये क्या डायरेक्ट टेबल एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में टेबल बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आते। 20-25 सेकंड में क्वेश्चन करना है, टेबल ही बनाते रह जाएंगे। ये क्या पहले के टाइम पे होता था ना, जब टाइम लिमिट नहीं होती थी, तब ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि आप टेबल बना लो, कर लो। अब टाइम लिमिट है ना, आप लोगों को टाइम लिमिट नहीं है, 2 घंटे पूरे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, भरपूर समय आपके पास, 2 घंटे में 90 क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भले 100 के करो 1 घंटे, जैसे आपको अच्छा लगे। देखो इस क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। मैडम की क्वेरी है कोई, एन यूरोपियन इन्वेस्टर रिसेंटली एक्वायर्ड अ फेमस कंपनी रेडियो एक्टिव डीके लिमिटेड, कंपनी का नाम दे दिया RDL। She was browsing through the past record of RDL when she noticed that the sale of RDL have shown a steady increase every year of 10% over its value in 1986। 10% बढ़ रही हर साल, ठीक है, 1986 से। The expenses of RDL have shown a steady decrease। उसके जो expenses थे वो 2% कम हो रहे 1986, ईयर एक ही दे रखा 1986। उसके बाद the employee strength of RDL has shown a steady increase, उनकी strength भी दे दी उसने। The assessed base of RDL has shown steady increase in every this, ये भी दे दिया 1986। The export rupees of RDL 1986 were 20, which was 5% of his assessed basis of the same year, and the sales were 100 crore more than it assessed, but the expenses were exactly half of its sale, number of employee was 200। देखो द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ RDL 1986 से 1990 की बात कर रहा है वो, उसका कितना खर्चा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप चले जाओ उसके एक्सपेंसेस पर। उसके एक्सपेंसेस हर साल क्या हो रहे हैं? 2% कम हो रहे हैं। 2% क्या हो रहे हैं? उससे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो 1986 से कहां जाना है आपको? 1990 तक। तो 2% कम होने का मतलब आप डायरेक्ट अपने रेशो से कर लो। 2% को आप ऐसे लिख लो, कितना हो जाएगा? तो 50 में 1 कम होगा, कितना हो जाएगा? ऐसा कब तक करना है हमको? तो 50 से कितना हो गया? 50 से कितना? 49, और 50 से कितना हो गया? ये 4 साल तक ये खेल होगा उसका। 2% कम होने का मतलब 1/50,
50 था, एक कम हो गया 49, 50 था, एक कम हो गया 49, ऐसा कितने साल तक हो गया? 4 साल तक। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बोला टोटल एक्सपेंसेस पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हैं कितने यहाँ पर? दोस्त कितने? 100 करोड़ है ना। सेल्स का आधा, सेल्स 100 करोड़ है। सेल का आधा है ना। एक मिनट रुकना। द एक्सपोर्ट ऑफ RDL in 1986 were 20, which was 5% of the AC's. Same year in the sale were 100 crore more than it achieved, but the expenses were exactly half of its sales. हाँ, लास्ट वाली लाइन में लिखा है द एक्सपेंसेस वर एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट सेल, जितने जो भी उसके खर्चे थे वो आधे थे। तो कितने? 100 करोड़ बता रहा है ना ये, 100 करोड़ से ज्यादा है। अपन अप्रोक्सीमेटली ले लो ना, 50 करोड़ ले लो। 100 250। Over its value in 1986, the expenses of RDL or 20, which was 5% of his assessed base. एक करोड़ हो जाएगा। 20, which was 5% of his. The exports in 1986 were 20, which was 5% of his assessed best for the same year, and the sales were 100 crore more than his assessed. सेल 101 करोड़ हो गई। 1 करोड़ उसके असिस्ट हैं, 101 करोड़ तेरे साथ एक्जैक्टली। फिर सेल एक्सपेंसेस 50 थे ना। सोई मान लेते हैं।
देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि जो टोटल सेल है, ठीक है, उस टोटल सेल का 5% एसिस्ट है, मतलब 20 करोड़ उसने दे रखा है फिगर में, 20 विच एट 5%, तो 20 का 5% निकालोगे तो आप एक ही आएगा, ठीक है। तो हम इसमें एक एजम्पशन लगाते हैं, हम टोटल सेल मान लेते हैं क्या है, देखो 1986, 1987, 1988 और 1990, 89 भी है ना इसमें, 87, 88, 89 और 1990। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि जो भी कंपनी की सेल है वो कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है ना। मैं मान लेता हूं 1986 में इसकी सेल कितनी थी, 500, मैं एज्यूम करके चलते हैं। 500 का 10% बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, 550। फिर 10% बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, 550 का फिर 10% बढ़ाओ कितनी हो जाएगी, 50 बढ़ती जाएगी 600, फिर कितनी होगी, और यहां कितनी हो जाएगी। ये तो आपके हो गए कि इतनी वो सेल हर टाइम बढ़ती जा रही है। ये जो भी सेल है, इस सेल का आधा क्या है आपका, एक्सपेंसिव। यही कह रहा है वो कि जो भी सेल है, इस सेल का आधा जो भी है उसके क्या हो जाएंगे, खर्चे। तो इस सेल कितनी थी 500, और 500 का आधा कितना हो जाएगा 250। 250 के 2% कम कर लो, 250 का 2% कितना हो जाएगा, 5 रुपए, 50 खाना कम हो जाएगा। 250 का 2% कितने रुपए कम होंगे, 5 रुपए कम होंगे। अरे कर सकते हो ना, ये तो 2% करना है ना, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 5 जा और 5 5 जा, हो गए ना 5 रुपए कम। तो 250 में से 5 रुपए कम करो, कितने हो जाएंगे 245। 245 में से फिर 5 रुपए कम कर दो, कितने हो गए 240, और कम कर दो, और कम कर दो, ये हो गए। क्लियर। अगला क्या बोल रहा है आपको, एसिस्ट बेस, ये बोल रहा है। तो एसिस्ट बेस क्या बोल रहा है कि ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे उसका कितना % बोल रहा है वो, तीन % है ना। 3% क्या बोल रहा है वो, ओवर वैल्यू 1986 इंक्रीज बोल रहा है वो। किससे इंक्रीज बोल रहा है, तो एसिड वैल्यू आइडियल स्टडी इंक्रीज एवरी 3%। तीन % बढ़ाने की बात कर रहा है वो, और बढ़ाने के बाद आपसे बोल रहा है कि 1986 वर 20% विच ऑफ 5% ऑफ इज एजिस्ट वैल्यू फॉर द सेम ईयर। एक्सपोर्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट क्या दे रखा है आपको, अगर मैं इसको 500 में से 400 मानता हूं, इसको बढ़ रहा है 500 में से 100 कम हो रहे हैं।
base of the same year and the sales for rupees 100 crore more than its assessed base. देखो इस क्वेश्चन में अपन ये लास्ट वाली लाइन पढ़ना, 5% ऑफ इस असिस्ट बेस फॉर द सेम ईयर एंड द सेल्स वर 100 करोड़ मोर देन इस असिस्ट बेस। जो इसके असिस्ट बेस थे उससे सेल कितनी ज्यादा है, 100 करोड़ ज्यादा है। तो हमारे अकॉर्डिंग सेल कितनी अभी, तो असिस्ट बेस इससे कितना हो जाएंगे, 100 कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो आपसे बोल रहा है कि जो भी इसके असिस्ट बेस होंगे वो 100 ज्यादा हैं, मतलब 100 कम है सेल से। अगर सेल्स 500 तो ये कितने हो जाएंगे, 400। अब इसका 3% बढ़ रहा है, 400 का 3%, 412 बढ़ेंगे, फिर आगे 3% कितना हो जाएगा, फिर 3% बढ़ जाएंगे और फिर 3% बढ़ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट, यहां तक बात समझ में आई। अब इसी लाइन में देखो लास्ट वाली लाइन में क्या बोल रहा है, लास्ट वाली लाइन में बोल रहा है आपसे एक्सपोर्ट दे रखे हैं आपको 5% है, तो 400 का 5% कितना, तो 400 का 5% कितना है, तो एक्सपोर्ट कितने हो जाएंगे, और ये कितने बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, 10%। तो 20 का 10% 2 रुपए बढ़ेंगे, तो 20 से बढ़कर कितने हो गए, 22 के बाद 24 के बाद और 26 के बाद 28। लास्ट में क्या दे रखा है, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय हैं कितने, और ये क्या हो रहे हैं, ये 2% बढ़ रहे हैं कि 1% बढ़ रहे हैं, 1% ना, तो 200 का 1%, 202, 204 और 208। आ गया पूरी टेबल समझ में, क्लियर है, कोई डाउट इस टेबल में। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो क्या है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्या है टोटल क्वेश्चन नंबर 1, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ आरडीएल ओवर 1986 से 1991 टोटल पूछ रहा है ना, कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है, आ रहा है, बस टिक कर दो ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है 1200 है ना, ऑप्शन में 1200। पहला आपसे बोल रहा है द टोटल एक्सपेंसेस 1986 से 1990 तक, 86 का है हो रहा और 90 तक ये इसको जोड़ना है, 230, 235, 240, 245 और 250 जोड़ दो इसको, इस वाली लाइन को जोड़ने पर कितने आ रहे, 1200। क्लियर, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 42, द असिस्ट बेस ऑफ आरडीएल इन 1988, 1988 में असिस्ट बेस कितना है, 424। सेल ऑफ आरडीएल इन 1989, एक्सपेक्टेड इट एक्सपोर्ट इन 1990, 1989 में सेल देखो 650 और एक्सपोर्ट देखो 90 में एक्सपोर्ट कितने, 448। क्या बोल रहा है डिफरेंस, सेल ऑफ आरडीएल एक्सपेक्ट, अच्छा एक्सिस्ट कितनी बड़ी है ये पूछ रहा है आपसे, 43 वाला। क्वेश्चन नंबर 43 कितना आया, अरे कितना आया, 620। हाँ तो
622 है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 44, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आरडीएल 1986 से 1990 तक टोटल करना है आपको एक्सपोर्ट। 20, 22, 24, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, कितना आया? हाँ ज्यादा आएगा ना, 100 तो ऐसे ही हो गए। 120 आया, इनको जोड़ दो, 28, 26, 24, 22, 20। द असिस्ट बेस ऑफ आरडीएल इन 1990, 1990 में असिस्ट बेस कितना है? हो गया क्वेश्चन खत्म। आया समझ में? मतलब टेबल बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये टेबल बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। ये बीएल शाह वाला आप लोग करना, क्वेश्चन नहीं आया तो अपन करेंगे। कैसे लिए अपन ने? मानी कैसे? ऐसा इसमें लिखा है ना ऊपर, कहाँ गया क्वेश्चन? 1 मिनट, यूरोपियन एक्वायर्ड, अच्छा इसमें टोटल दे नहीं रखा है मैंने, ये उससे ऑप्शन से उठाया 500, दे नहीं रखा है इसमें 500 करोड़। हो सकता है मिस प्रिंट होगा, क्योंकि अपन अजम्पशन भी लेंगे ना तो फिर वैल्यू अलग आएगी अजम्पशन में। तो इसने टोटल वैल्यू दे नहीं रखी है इसमें 500 करोड़। अपन ने डायरेक्ट उससे सॉल्यूशन से देखा ना 500, इसलिए इसमें टोटल दे नहीं रखा है 500, मिस प्रिंट है वो। 100 करोड़ तो ये हो जाएगा ओवरऑल आपका। 100 200 एम्प्लॉय में 100 200 10 और 5% अगर अपन बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 10 और 5% 100, ठीक है। लाला BL शेयर वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड फॉर कंपनीज, ये बनाना नहीं बनेगा तो अपन करते हैं इसको। और लास्ट आपका ट्रायंगुलर बार डायग्राम, इसमें अलग अलग आपको दे रखे हैं बस टर्मिनल, सूरत और ये सारी चीजें। आपसे बोल रहा है द सिटी वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन यूज बसेस इज, सबसे कम बस कहां पे यूज होती है? डायग्राम देखो, पहचानो। एक्चुअली जो ये आपको दे रखा है ना कैशलेट्स, ये सीईटी का है क्वेश्चन है, आप लोग के नहीं है ये। इन दिस टाइप और बार ग्राफ और न्यूमेरिकल टेबुलर क्वेश्चंस
दिस सेट इज टिपिकल टू DI सेक्शन फॉर CET। ये कैट वालों का क्वेश्चन है, ये अब अपने इसमें नहीं है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग देखना प्रैक्टिस वो दे रखे हैं आपको DI के क्वेश्चन, क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन करना आप लोग, और जो भी डाउट रहता है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये DI नाम का चैप्टर खत्म है आपका, विराम देते हैं इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।